जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर विज्ञान का जो पहला पार्ट था और दूसरा पार्ट था उसमें मैंने आपको कंप्यूटर के विषय में बहुत कुछ बताया, और जो पार्ट 2 था उसमें मैंने बोला था कि जब थर्ड पार्ट लेकर के मैं आऊँगा तो उसमें कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं, पीढ़ियाँ हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज का टॉपिक है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कंप्यूटर के विकास की पीढ़ियाँ। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के विकास की जो पीढ़ियाँ हैं उसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बुक में मैंने जो हाईलाइट कर रखा है, आप सभी को हर पीढ़ी के बारे में सिर्फ उतना ही जितना कि मैंने हाईलाइट किया है उतना ही आपको अपनी कॉपी पर नोट्स बना करके लिखना है। ठीक है, शॉर्ट में आप लिख लेंगे हर पीढ़ी के बारे में आपको क्या क्या देखना है। देखें, बताया है मैंने। तो सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर के विकास की प्रथम पीढ़ी, यानी कि द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें जो है कंप्यूटर की पीढ़ी हमें देखना पड़ेगा किस सन से लेकर के और किस सन तक पहली पीढ़ी चली। तो सन 1946 से लेकर के और सन 1954 तक पहली पीढ़ी कंप्यूटर की मानी जाती है। सबसे पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर सन 1951 में अमेरिका में बनाया गया। इसका नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, और जिसे संक्षेप में यूनिबैक कहा गया। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, और इस समय देखें, ये जो वैक्यूम ट्यूब का जो ये चित्र बना हुआ है, ये जो चित्र है 1.10 लिखा है वैक्यूम ट्यूब। मैंने उस दिन बताया था कि जो वैक्यूम ट्यूब हैं वो जैसे एक 100 वाट का बल्ब होता है उस साइज़ की होती थी, और 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स एक कंप्यूटर में उस समय लगाई जाती थी। तो इसमें प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था, और ये जो गति में तीव्र भी थे, लेकिन साथ साथ में इसमें कुछ कमियां भी थीं। जैसे इनका आकार बहुत बड़ा था। ओके, ये बहुत ज़्यादा पावर लेते थे, यानी बहुत ज़्यादा इनमें लाइट चाहिए होती थी। जब ये लाइट ज़्यादा लेते थे तो फिर इसमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती थी। काफ़ी महंगे पड़ते थे और विश्वसनीय नहीं थे। जैसे इन पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं इन कंप्यूटर्स पे कर सकते थे, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम कंप्यूटर्स पर इतना विश्वास कर सकें। ओके, अब देखते हैं इसमें कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर उस समय कौन कौन से बने थे। तो फर्स्ट था ENIAC। ओके, फर्स्ट ENIAC है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कहा गया। फिर है EDSEC, और थर्ड है EDBEC, फोर्थ है यूनिबैक। ठीक है, इसमें देखें चित्र भी हैं। ये वाला जो चित्र है ये ENIAC का है, और जो ये वाला चित्र है ये यूनिबैक का है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। बाकी जो ये कंप्यूटर्स हैं इनकी जो फुल फॉर्म है ये भी आप लोगों को याद कर लेनी है, इम्पॉर्टेंट है याद करना। फुल फॉर्म के रूप में कभी कभी पूछा जाता है ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, EDSEC की फुल फॉर्म क्या है, EDBEC की फुल फॉर्म क्या है, यूनिबैक की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कुछ इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। खर्चीले बहुत थे, बहुत बड़े साइज़ में थे, बहुत ज़्यादा स्थान कवर करते थे। चुंबकीय कोर मेमोरी इसमें प्रयोग होती थी। गति जो थी इनकी बहुत कम थी, ज़्यादा स्पीड इनकी नहीं थी।
और मुख्य रूप से इनका जो प्रयोग था वैज्ञानिक गणनाओं तथा आंकड़ों को संग्रहित करने में किया जाता था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी पीढ़ी की तरफ। देखें स्टूडेंट्स, दूसरी पीढ़ी, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जो है वो सन 1954 से लेकर के और 1964 तक इसका काल माना गया। अमेरिका में एक बेल लैब है, यानी बेल लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, उसमें ट्रांजिस्टर्स की खोज हुई और ट्रांजिस्टर्स की खोज होने के साथ साथ में कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा चेंज हुआ दूसरी पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर जो हैं वो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी छोटे और कार्य करने में काफ़ी बेहतर होते थे। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर, यानी जो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स लगाई जाती थी, अब वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया गया और इसमें ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होने लगा। ट्रांजिस्टर्स के प्रयोग से दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आकार में छोटे हो गए, गति उनकी बढ़ गई और उन पर थोड़ा सा विश्वास पहली पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा हो गया। ठीक है, और इनको बनाने में पहली पीढ़ी की तुलना में खर्च कम आता था और ये गर्मी भी कम उत्पन्न करते थे। लाइट भी पहली पीढ़ी की तुलना के कंप्यूटर की तुलना में कम लिया करते थे। इसके कुछ कंप्यूटर्स के नाम हैं, PDP फर्स्ट है, NCR 304 है, IBM 1602 है और यूनिवैक 1107 है। विशेषताएं इसकी कुछ हैं, इसमें भी चुंबकीय कोर मेमोरी जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती थी। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है इसमें कि पीढ़ी जैसे ही बदलती है तो वो किस सन से किस सन तक रही, उसके अलावा उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर बन गए तो वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा बड़ी थी, साइज उनका छोटा हो गया ट्रांजिस्टर के रूप में और ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनका जो समय था 1964 से लेकर के 1980 तक माना गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत परिपथ, जिसको हम लोग IC कहते हैं, ठीक है, देखा होगा लोग कहते हैं IC खराब हो गई, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इनका प्रयोग होने लगा। और एकीकृत परिपथ बहुत ही छोटे होते हैं, सैकड़ों ट्रांजिस्टर एक छोटे से एकीकृत परिपथ में रखे जा सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले सबसे बड़े आकार की वैक्यूम ट्यूब थी पहली पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को हटा करके जब ट्रांजिस्टर बना तो ट्रांजिस्टर का आकार छोटा हो गया। अब तीसरी पीढ़ी में अब जब आए हैं तो जो IC हैं, IC ने ट्रांजिस्टर का स्थान ले लिया। अब IC हट गई वहाँ से और ट्रांजिस्टर होने लगे, जिस पर लिखा है एक IC जो होती थी बहुत छोटी होती थी वो, और उस पर सैकड़ों ट्रांजिस्टर छोटे छोटे से एकीकृत IC में रखे जा सकते थे। का मतलब ये हुआ कि एक ट्रांजिस्टर पर वैक्यूम ट्यूब्स की क्षमता आ गई, उसके बाद बहुत से ट्रांजिस्टर को मिला करके एक IC बना दी गई, यानी कुल मिलाकर के आकार जो है छोटा होता चला गया। ठीक है, फिर देखते हैं जो पिछली पीढ़ी थी, पिछली पीढ़ी की तुलना में इस पीढ़ी के कंप्यूटर में गर्मी कम उत्पन्न होती थी, पावर कम लेते थे, इन पर विश्वास थोड़ा बढ़ गया था, इनकी गति भी तीव्र हो गई थी। कुछ कमियां भी इनमें थी, संग्रहण क्षमता मतलब इसमें स्टोरेज जो कैपेसिटी थी, डाटा को भंडार करने की क्षमता कम थी, गति भी इतनी अधिक नहीं थी कि उपयोगकर्ता जो है, जो प्रयोग कर रहा है यूजर है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। अब इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर्स हैं तो कंप्यूटर्स के बारे में देख लेते हैं।
कंप्यूटर्स के नाम हैं PDP-8 है, क्रे फर्स्ट है, IBM 360 है, PDP-11 है। ठीक है, और बाकी इसमें जो विशेषताओं में एक बात नीचे बतानी, बाकी ज़्यादातर बातें ऊपर आ चुकी हैं हेडिंग में। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे वो बाकी जो पीढ़ी पीछे निकल गई उनकी तुलना में सस्ते थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर और तीसरी पीढ़ी में IC का प्रयोग होने लगा। और तीसरी पीढ़ी की विशेषता ये थी कि इसमें जो थी वो इसकी जो स्पीड थी वो नैनो सेकंड में नापी जाती थी। और इस तीसरी पीढ़ी में जो भाषाएं हैं, भाषाओं का भी प्रयोग होना शुरू हो गया था, जैसे कोबोल लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है, इन भाषाओं का इसमें प्रयोग होने लगा। और जो आंकड़े हैं उनको स्टोर करने तथा उनका बैकअप लेने का भी, बैकअप के लिए डिस्क, जैसे हम लोग अपने चाहे लैपटॉप हो या कंप्यूटर उसमें देखते हैं कि हार्ड डिस्क लगी होती है, तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में बैकअप लेने के लिए, अपने डाटा को स्टोर करने के लिए डिस्क का भी प्रयोग होने लगा था। ओके, आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसकी समय इसका रहा सन 1980 से लेकर के और अब तक इसका समय माना जाता है चतुर्थ पीढ़ी का, यानी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। इसमें जो IC थी, IC जो हैं उनके स्थान पर बहुत ही बड़े आकार की यानी बृहद IC जो हैं एकीकृत पर, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रयोग होने लगे। और ये बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटे होते थे IC, और सैकड़ों IC जो हैं एक छोटे से LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो बड़े बृहद एकीकृत परिपथ था, उसमें सैकड़ों IC जो हैं वो रखे जा सकते थे। यानी कि अब ये समझ सकते हैं कि साइज छोटा हो गया लेकिन क्षमता बढ़ गई। और ये कहा जा सकता है कि जो बड़े जो IC थे, IC की जो क्षमता थी वो एक बड़े IC पर हजारों IC ला करके सेट कर दिए गए और उसका आकार भी छोटा कर दिया गया। ठीक है, सन 1978 में ये मालूम चला लोगों को ये पाया गया कि लाखों ट्रांजिस्टर्स, एकीकृत परिपथ आदि को एक परिपथ में रखा जा सकता है, जिसे हम VLSI कहते हैं। VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल, यानी लार्ज स्केल से भी बड़ा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। और इन सर्किट्स का यानी VLSI जो हैं इनका उपयोग करने वाले कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। आज पाए जाने वाले सभी कंप्यूटर्स इसी पीढ़ी के कंप्यूटर्स, यानी इस समय जो हम लोग कंप्यूटर सब यूज़ करते हैं, चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर हों या फिर वो लैपटॉप हों, डेस्कटॉप हों, उन सभी में जो टेक्नोलॉजी लगी होती है वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स ही लगे होते हैं। ठीक है, ये बहुत शक्तिशाली हैं, जो उच्च मेमोरी तथा उच्च गति के होते हैं। ठीक है, और आज के जो कंप्यूटर्स हैं जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इनसे भी इसकी गति जो है तीव्र होती थी, और बहुत ही तीव्र गति होने के साथ साथ कुछ कमियां तो रह ही जाती हैं, तो इसमें भी कुछ कमियां थीं। और इसमें स्वयं बुद्धिमानी की कमी थी, जैसे कि अपने आप उसकी खुद की कंप्यूटर की मशीन है, उसकी अपनी बुद्धिमानी है नहीं, तो उसमें जो अपनी बुद्धिमानी है उसकी कमी होती थी। ठीक है, इसके कुछ कंप्यूटर्स के नाम हैं जैसे IBM PC/80, क्रे 2, IBM PC पेंटियम 486, ये सारे कंप्यूटर्स थे। अब इनकी विशेषताएं, ये तुलना में आकार, पिछले कंप्यूटर्स जो थे उनकी तुलना में आकार में बहुत छोटे हो गए थे, सस्ते भी हो गए थे, गति बहुत तेज़ हो गई थी, और इनमें बेसिक और कोबोल, ये बेसिक और कोबोल भाषाएं, कोबोल फोर्ट्रॉन तो थर्ड जनरेशन में भी आ गई थी, लेकिन बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन और C भाषा जो कि आपके सिलेबस में भी है, ये सारी भाषाएं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग की जाने लगी थी। और बैकअप यानी कि
आंकड़ों को संग्रहण करना यानी कि डाटा का स्टोर करने के लिए और बैकअप लेने के लिए इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। तो जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स पर आज भी अनुसंधान यानी खोज अभी जारी है। इस पीढ़ी के अंतर्गत ऐसे कंप्यूटर्स का निर्माण का प्रयास चल रहा है कि जो निर्णय लेने तथा सोचने की क्षमता भी रखें, यानी कि कंप्यूटर्स ऐसे हों जो मनुष्य के समान डिसीजन भी ले सकें, सोच भी सकें। वे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर अत्यधिक बृहद यानी बहुत ज़्यादा मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो नए कंप्यूटर्स जिन पे खोज चल रही है, 5वीं जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं, उनमें ये होगा कि जो उसमें टेक्नोलॉजी होगी वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होगी। और इसमें विशेषता ये होगी कि इनके द्वारा जो बुद्धिमान सॉफ्टवेयर्स हैं उनका प्रयोग संभव होगा। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो खुद में एक इंटेलिजेंस रखते हैं, बुद्धिमानी उनमें होती है, ऐसे कंप्यूटर्स का इसमें यूज होगा। और इन कंप्यूटर्स को सिर्फ बताना होगा कि तुम्हें ये काम करना है, उनसे ये नहीं बताना है कैसे करना है, सिर्फ ये कहना है कि इस काम को कर दीजिए। ठीक है, और इसमें कंप्यूटर्स जो है उसको सिर्फ जो प्रयोग करने वाले लोग हैं वो सिर्फ बोल करके भाषा के द्वारा ही आदेश दे देंगे और कंप्यूटर्स भाषा को समझ करके उनके आदेश ले लेंगे। ठीक है, और देखा जाए तो काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत जो है वो सफलता ऐसे कंप्यूटर्स में मिली भी है। आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में देखा होगा कि जो गूगल असिस्टेंट होता है, तो गूगल असिस्टेंट जो है वो यही काम करता है। उससे हम बोलते हैं तो वो बोल करके बता देता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, उससे हम कुछ भी बोल लें, उससे कहें हमसे पहेली पूछिए तो वो पहेली पूछ लेगा, उससे कहें हमें गाना सुनाइए तो वो गाना सुना देगा, उससे कहें हमें चुटकुले सुनाइए तो गूगल असिस्टेंट चुटकुले भी सुनाने लगा है। यानी कि काफ़ी हद तक इन सभी चीज़ों का प्रयोग होने लगा है, कुछ आविष्कार भी हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कंप्यूटर के विकास की 5 पीढ़ियाँ हैं। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी थी वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर आ गए थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आईसी लग गई थी। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहले लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट लगा, यानी लार्ज स्केल आईसी लगी। उसके बाद में वेरी लार्ज स्केल आईसी लगी। फिर माइक्रो कंप्यूटर बन गए जो कि वर्तमान में हम लोग यूज करते हैं। और 5वीं पीढ़ी में वेरी लार्ज आईसी के स्थान पर अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी का प्रयोग करने का सोचा जा रहा है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बनावटी बुद्धिमानी होती है, ऐसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का प्रयास चल रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और इसके बाद अगला वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में आपको मैं बताऊँगा। ओके, तो तब तक आप लोगों को ये करना है कि जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है आपको अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर जो हाईलाइट चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, हर पीढ़ी की हेडिंग डाल के आपको उन सभी को लिख लेना है और वही आपके नोट्स होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।